उस गांव में माखन सिंह अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। एक बार वो शहद के लालच में मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की गलती कर बैठा, जिसके कारण मधुमक्खियों ने उसकी आंख में डंक मार मार कर उसे अंधा कर दिया था। माखन सिंह के बेटे टीटू को अपने पिताजी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन निराश होकर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे गंगू मौसी मिली। वो उसका निराश चेहरा देखकर बोली, टीटू, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर टीटू बोला, मौसी, मैं पिताजी को लेकर बहुत दुखी हूँ। वो कुछ देख नहीं पाते, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस पर गंगू मौसी ने उसे सलाह दी, तुम नट्टू काका से मिलो, उनके पास तुम्हारी परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होगा। टीटू को गंगू मौसी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो अगले ही दिन अपने पिताजी को लेकर नट्टू काका के पास गया। नट्टू काका ने माखन सिंह की आंखों में ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। इस पर टीटू बोला, कौन सी जड़ी बूटी? आप मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए कोई भी जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नट्टू काका बोले, वो जादुई जड़ी बूटी है, उसे लाने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस तरफ घने जंगलों में जाना होगा। टीटू ने पूछा, वो बूटी दिखती कैसी है? जिस बूटी से तुम्हें सफेद रंग की किरणें निकलती दिखें, बस समझ जाना वो ही जादुई बूटी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है, वो तुम्हें आसानी से वो बूटी नहीं लेने देगा। ऐसा कहकर काका ने उसे एक बूटी दे दी। बूटी देख टीटू बोला, इससे क्या होगा? काका हंसते हुए बोले, तुम इसे खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टीटू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही जादुई बूटी लेकर वापस आऊंगा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर टीटू घने जंगलों की ओर चल दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक एक बहुत भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टीटू उसे देखकर डर गया। राक्षस ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? ये सुनकर टीटू उसे जादुई बूटी के बारे में बताने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, नट्टू काका बता रहे थे कि ये राक्षस मुझे आसानी से वो जादुई बूटी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई तरकीब तो सोचनी होगी। ये सोचकर टीटू बोला, मैं दूसरे जंगल से आया एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम मुझे उसके बदले क्या दे सकते हो? राक्षस बोला, मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। इस पर टीटू बोला, फल तो मेरे गांव में भी है, मुझे कुछ ऐसा दो जो कहीं और से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पलटकर चलने लगा। तभी राक्षस बोला, रुको, मेरे पास ऐसी बहुत सी जादुई जड़ी बूटियाँ हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। टीटू समझ गया कि राक्षस उसके जाल में फंस चुका है। वो अपनी खुशी को छिपाकर हैरान होकर बोला, सच? तुम्हारे जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं? हाँ, ऐसी जादुई जड़ी बूटियाँ तुमने कहीं नहीं देखी होंगी। इतना कहकर राक्षस टीटू को पहाड़ी के दूसरी तरफ जादुई जड़ी बूटियों के पास ले गया। वहाँ बहुत सारी जादुई जड़ी बूटियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों में से तरह तरह की किरणें निकल रही थी। तभी टीटू ने देखा एक जड़ी बूटी में से सफेद रंग की किरणें निकल रही थीं। वो उस बूटी की तरफ इशारा करके बोला, मैं वो वाली बूटी लूंगा। राक्षस आगे बढ़ा और उसने वो बूटी लेकर टिल्लू को दे दी और बोला, अब तुम मुझे उस चीज का नाम बताओ
जो मुझे और भी शक्तिशाली बना सकती है। इस पर टीटू पहले थोड़ा पीछे हटा और बोला, वो चीज है अक्ल। अगर तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल और हो जाए तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो, क्योंकि अक्ल ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। राक्षस बोला, नहीं, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। इस पर टीटू बोला, मैंने तुम्हें अपनी अक्ल से बेवकूफ बनाकर तुमसे ये जादुई जड़ी बूटी ले ली, इसलिए अक्ल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हुई। और मैंने वादे के अनुसार तुम्हें उस चीज के बारे में भी बता दिया, जिससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा तब कुछ करोगे ना? ये कहकर टीटू जल्दी से दौड़ने लगा। राक्षस भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तभी टीटू को नट्टू काका की बात याद आई और उसने नट्टू काका की दी हुई बूटी खा ली। वो बूटी खाते ही उसमें बहुत शक्ति आ गई और वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा और राक्षस उसे देखता ही रह गया। तेजी से दौड़ता हुआ टीटू अपने गांव पहुंचा। अपने गांव लौटकर उसने वो जादुई जड़ी बूटी नट्टू काका को दी। नट्टू काका ने उस बूटी की दवा बनाकर जैसे ही टीटू के पिताजी के आंखों में डाली, उनकी आंखें एकदम ठीक हो गईं और उन्हें सब दिखने लगा। इस तरह टीटू ने अपनी अक्ल से उस शक्तिशाली राक्षस को भी हराया और अपने पिताजी की आंखें भी ठीक कर दी। शिक्षा, दुनिया में अक्ल ही सबसे शक्तिशाली चीज है और जिसके पास अक्ल है उसे कोई नहीं हरा सकता। 3 मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे भी उगा करते हैं। और ये जगह तो मछलियों को बेहद पसंद आती है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहा करती थी। अंडे देने के लिए तो तकरीबन सारी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। नीलकमल मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही हमेशा संकट को टालने के उपाय में लगी रहती थी। और फिर रानीमती मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। कमला मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात तो एकदम फिजूल है। अरे करने कराने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले हो गया होता। जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पता है फिर क्या हुआ? एक दिन शाम को सभी मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर वापस जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। इसलिए उनके चेहरे उदास दिख रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी थी। वो मछुआरे ये नजारा देखकर चौंक गए। एक मछुआरे ने अंदाजा लगाया कि लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय है, जहाँ पर इतनी सारी मछलियां पल रही हैं कि मछलीखोर पक्षियों की भी मौज हो रही है। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उन मछलियों को ललचाई भरी नजरों से देखने लगे कि तभी दूसरा मछुआरा बोला, आहा, वाकई ये जलाशय तो मछलियों से भरा हुआ है। छोटी बड़ी हर तरह की मछली जो हमारे खाने के काम भी आएगी और बेचने के काम भी।
आज तक हमें क्यों नहीं पता लगा इसके बारे में? यहाँ हम ढेर सारी मछलियां पकड़ेंगे। अरे हमारे लिए तो सोने पर सुहागा होगा। तीसरे ने कहा। अब तो शाम घिरने वाली है दोस्तों, चलो अभी चलते हैं और कल सुबह आते ही यहाँ जाल डालेंगे, समझ गए ना? इस प्रकार सारे मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करने लगे। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। नीलकमल मछली कहने लगी, साथियों, तुमने मछुआरों की बातें सुन ली ना? अब तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी जान को खतरा है। और फिर तुमने अपने कानों से तो सुनी है खतरे की सूचना। समय रहते हम सबको अपनी जान बचाने का तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद चाहे मछुआरे आए, अपना जाल फेंके तो मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। इस पर रानी मती मछली बोली, अब तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ना आऊंगी। देखो डरपोक कहीं की, कितना डरती है मछुआरे से। हमें इतना घबराने की जरूरत थोड़ी ही है। हो सकता है कि कल को हम पर संकट ही ना आए। उन मछुआरों का आने का कार्यक्रम बदल भी तो सकता है। हो सकता है उनके जाल कल रात ही रात में चूहे कुतर जाएं, या फिर उन्हीं की बस्ती में कहीं से आकर आग लग जाए। अरे भूचाल भी तो आ सकता है, और नहीं तो रात ही रात में मूसलाधार बारिश भी तो पड़ सकती है उनके ऊपर। बाढ़ से उनका सारा गांव बह सकता है, इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। मैं कोई मगरमच्छ हूँ जो उनके जाल में फंस जाऊंगी आसानी से। इस पर कमला मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। अरे बहनों, भागने से अब तक कुछ हुआ है जो आगे हो जाएगा? मछुआरों को आना है तो आ जाएंगे। अरे हमें उनके जाल में फंसना है तो हम फंस ही जाएंगे ना। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, बोलो? इस प्रकार नीलकमल मछली तो तुरंत ही वहाँ से चली गई। रानी मती और कमला मछली जलाशय में ही रह गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर उसी जलाशय के पास आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने। उन्हें तो मछलियों का लालच पहले से ही था। रानी मती मछली ने संकट को आए देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तो 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। रानी मती मछली जल्दी से उस लाश के अंदर चली गई। लाश सड़ने लगी थी, लेकिन रानी मती मछली को तो अपनी जान बचाने की लगी थी। सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर वो बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रानी मती मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। मछलियां तो जैसे तड़पने लगी। उनके लिए जल ही तो जीवन था। परंतु रानी मती मछली अपना दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही, जैसे मछुआरों को ये लगे कि ये मछली ऊद बिलाव के पेट के अंदर जाकर उसकी सड़ी हुई बदबू से मर गई है।
और दोस्तों हुआ भी यही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो वो मछलियों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने बेसुध पड़ी हुई रानी मछली को उठाया, उसे सूंघा। हाय राम, छी! ये मछली तो कई दिनों की मरी हुई है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रानीमती मछली को वापस जलाशय में फेंक दिया। रानीमती मछली तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकली, अपनी किस्मत को वाह-वाह करने लगी। पानी में गिरते ही उसने ऐसा गोता लगाया कि जलाशय की गहराई में जाने कहां खो गई। सुरक्षित गहराई में जाकर ही उसने अपनी जान की खैर मनाई। उधर कमला मछली भी मछुआरे के जाल में फंस चुकी थी। कमला मछली एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमला मच्छी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, अपने हाथ पांव चलाने से ही अपनी किस्मत को इंसान रचता है।